हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था अबाउट गॉस लॉ। सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था, अबाउट कूलम्स लॉ। फिर वहाँ से आया था हमारे पास गॉस लॉ, राइट। हमने गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी सीखी थी। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में क्या होता है, हमने पढ़ा अबाउट बायो-सेविट्स लॉ। उसके बाद आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ से भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देखेंगे हम इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है। देखिए, इसका एक्सप्रेशन होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी इनटू आई, और आई यहाँ पे क्या रहता है, करंट enclosed by the surface। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। चलिए, सपोज मेरे पास ये कोई सरफेस है और ये कोई करंट कैरिंग वायर्स हैं लाइक दिस। ठीक है, इसमें से करंट ट्रेवल कर रहा है कुछ I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ कौन सी वायर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगी, जो सिर्फ ये सरफेस इनक्लोज कर रहा है। ये जो सरफेस हम ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। इसको रिलेट करके समझिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में मैंने आपको जब गॉस लॉ पढ़ाया था तो उसमें क्या होता था, जो चार्ज होता था वो इनक्लोज होता था। यहाँ पर क्या है, जो करंट है वो इनक्लोज होता है। वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं। तो इस केस के लिए हमारे पास B डॉट डी एल की क्या वैल्यू आ जाएगी, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब कौन कौन सी वायर्स के करंट की वजह से ये वैल्यू आएगी, सिर्फ जो ये सरफेस इनक्लोज कर रहा है, दैट इज I2, I3, I4 एंड I5। I1 एंड I6 इस सरफेस के बाहर है तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी। ये दो I2 एंड I3 आप देख रहे हैं ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं इनको पॉजिटिव ले रही हूँ तो मुझे I4 एंड I5 जो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस ऑफ I5। सो बेसिकली मेरे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट क्या रहती है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू परमिएबिलिटी। एल्जेब्रिक सम से मेरा क्या मतलब है कि आपको डायरेक्शंस भी कंसिडर करनी है। आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक सम, जो करंट हमारे पास बाहर वाली डायरेक्शन में जा रहा है मैंने उसको पॉजिटिव लिया है, जो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है मैंने उसको नेगेटिव लिया है। तो एल्जेब्रिक सम का यही मतलब होता है कि हमें उनके साइंस को भी साथ में कंसिडर करना है। अब आगे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसके थ्रू अगर मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ मैग्नेटिक फील्ड की तो वो मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। सिमिलरली जैसे मैं गॉस लॉ का यूज़ करती थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वहाँ पे हमने केसेस डिस्कस करे थे। जो मैंने इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई थी, स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई थी। अब देखिए इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगी यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हम बायो-सेविट्स लॉ से निकाल चुके हैं ऑलरेडी वैल्यू, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए सपोज मेरे पास ये कोई वायर है, वायर की शेप बेसिकली क्या होती है, सिलेंड्रिकल। तो मैंने ये सिलेंड्रिकल शेप की एक वायर ली है। ये जो सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर। सिलेंड्रिकल शेप है इसकी,
और मैं मान रही हूं कि इसका जो रेडियस है वो क्या है, a, और इसमें करंट कितना ट्रेवल कर रहा है, I। अब मेरे पास दो केसेस हैं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है किसी आउटसाइड पॉइंट P पर एंड किसी इनसाइड पॉइंट Q पर। इसके दो केसेस बनेंगे। पहला केस होगा इनसाइड एंड दूसरा केस होगा आउटसाइड। देखिए, अब मैंने आपको बायो सेवेट्स लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी सिखाई थी। इन्फिनाइट वायर की वजह से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, देखिए, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 πr साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। और इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से φ1 एंड φ2 एंगल क्या हो गए थे, 90 डिग्री, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ब्रैकेट में मेरे पास 1 + 1 2 आया था, और b की वैल्यू मेरे पास आ गई थी कुछ म्यू नॉट I/2πr। किसी आउटसाइड पॉइंट P पर अगर वो डिस्टेंस है r डिस्टेंस पे पड़ा है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी यूजिंग बायो सेविट्स लॉ। बट अब हम फाइंड करेंगे कि किसी आउटसाइड पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करें। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, आपको एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। एम्पीरियन लूप कैसे बनता है, जो इस पॉइंट से पास हो, लाइक दिस। हमने एक लूप ड्रॉ कर लिया और मैं मानकर चल रही हूँ इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, r। जब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट P पर, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम आउटसाइड वाला केस फाइंड कर रहे हैं, r शुड बी ग्रेटर देन a। r क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और a क्या है, ये वाला रेडियस, जो कि मेरे पास वायर का रेडियस है। तो अब अगर मैं यूज करती हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ, that is B dot dl is mu naught I enclosed। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड लूप है। ये जो आप साइन देख रहे हैं ऐसे इंटीग्रेशन का और उसके ऊपर एक गोला बना रखा है, इसका मतलब क्या है कि लूप क्या है, क्लोज्ड है। जब मैं डॉट प्रोडक्ट खोलूंगी तो क्या आ जाएगा, B dl cos थीटा, B dl cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये लूप कितना करंट अपने अंदर रख रहा है, दैट इज I। सारा करंट आ रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी। अब देखिए, जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है कि वायर है हमारे पास और मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हमें उसको फाइंड करना होता है यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपको अपना थंब अलाइन करना है करंट की डायरेक्शन में, और आपको सपोज करना है आपने उस वायर को होल्ड किया हुआ है अपने हैंड में, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। मेरी फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। और जो लूप है दैट इज ये, इसमें भी डीएल का एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हर तरफ में अगर मैं देखूं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से ये फैक्टर हट जाएगा, बिकॉज कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी एल म्यू नॉट आई। बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसको बाहर ले लेंगे, बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली ये क्या है, ये सारा सर्कमफ्रेंस ही है ना जो ये कवर कर रहा है डीएल। तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक सर्कल बन रहा है, लूप बन रहा है, ये 3D में है फिगर, बेसिकली ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है, r, स्मॉल r, 2 पाई r इज म्यू नॉट आई, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। ये है आउटसाइड वैल्यू, और ये सेम वैल्यू आई थी हमारे पास किसको यूज करके, बायो सेविट्स लॉ यूज करके। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया था बायो सेविट्स लॉ।
तो आउटसाइड के केस में मेरे पास वैल्यू आ गई थी ये। इसमें आपको याद क्या रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के। बी आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना रही है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का क्या मतलब है, देखें ये सिलेंडर जैसी मेरे पास वायर थी, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। अगर मैं इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो कुछ ये आएगी, और अगर मैं सेम इसके सेंटर से पीछे वाली डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। बिकॉज आई क्या है, कांस्टेंट, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, 2 पाई ये भी सब है कांस्टेंट। तो अगर आर भी कांस्टेंट हो जाए तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस सिलेंड्रिकल वायर सब जगह क्या आएगी, सेम आएगी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। मतलब अगर सपोज ये मेरे पास सिलेंड्रिकल वायर थी, इसके मैं आर डिस्टेंस यहाँ पर जाके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूँ, या आर डिस्टेंस यहाँ पर जाके, या आर डिस्टेंस यहाँ पर जाके, सब जगह वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और इसको मैं क्या बोलती हूँ, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, आर, फाई एंड जेड, आर, फाई एंड जेड। अब जो आपको याद रखना है वो क्या है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रही है, आर पे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फाई एंड जेड की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। और जो एक और पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, देखिए अब ये इतनी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए थी, इन्फिनाइट आनी चाहिए थी। किसी भी नॉन जीरो डिस्टेंस पे अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो वो कभी भी इन्फिनाइट नहीं आती। इन्फिनाइट कब आती है, जब मैं इस वायर के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाऊं, दैट इज आर बहुत ही कम हो जाए, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, ब्लो अप हो जाती है, ब्लो अप हो जाती है। जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकती हूँ कि जब मैं वायर के बहुत ही क्लोज आऊंगी तभी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ब्लो अप करेगी। अदरवाइज अगर किसी डिस्टेंस नॉन जीरो डिस्टेंस पे मैं बात करूँ तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस, दैट इज इनसाइड केस। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस, उसमें भी सेम सिलेंड्रिकल हमने एक वायर ली हुई है, करंट आई, इसका रेडियस था ए, ठीक है। अब मैंने पॉइंट कहाँ लिया है, इनसाइड क्यू। अब आप ध्यान दीजिए, बायो-सेविट्स लॉ को यूज करके मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी आउटसाइड, बट इनसाइड पे मैंने उसकी वैल्यू नहीं निकाली थी। बट यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ हम इनसाइड भी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब पहला रूल क्या रहता है, आपको क्या बनाना है, एक एम्पिरियन लूप। सपोज मैंने ये एम्पिरियन लूप बना लिया कुछ, और इसका रेडियस क्या है, आर। इसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एट अ पॉइंट Q ड्यू टू दिस लॉन्ग इनफिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। देखिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको पता है फॉर्मूला रहता है ये। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आई इनक्लोज्ड को फाइंड करना पड़ेगा। पहला जो केस था वो हमारे पास लूप बाहर पड़ा था तो वायर वो पूरा इनक्लोज कर रहा था तो मेरे पास करंट आई आ गया था। बट यहाँ पर क्या है कि सिर्फ इतने रीजन में कितना करंट फ्लो होगा मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और आपको मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया था, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि J इज इक्वल्स टू I बाई ए। दिस वॉज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट बाय एरिया, और यहाँ से हमें पता चला था दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं नॉर्मल जो आई करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात करूँ तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पाई ए स्क्वायर, बिकॉज ए क्या है, रेडियस ऑफ दैट सिलेंड्रिकल वायर। और अगर मैं आई इनक्लोज्ड की बात करूँ तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ जो इतनी लूप में इनक्लोज होगा इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई इनक्लोज इज इक्वल्स टू आई
इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस यही इम्पॉर्टेंट था फाइंड करना, आगे तो हम सिमिलरली वैसे ही कर देंगे जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में किया था। अब यहाँ से आ जाएगा सेम बी डी ए, और इसमें भी क्या रहेगा, 0 डिग्री का एंगल ही रहेगा, तो cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो वो मैं वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी बाहर डी एल म्यू नॉट, आई इनक्लोज की ये वाली वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डी एल की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास b इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए r से r कट जाएगा तो टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट i बाई 2 पाई a इंटू आर। म्यू नॉट i एक आ रह जाएगा हमारे पास और डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है आर के, और जब हमने वैल्यू फाइंड करी थी आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी आर के। अब हम इसको समझेंगे यूजिंग अ ग्राफ। अब हमने जो दोनों केसेस निकाले थे बी आउटसाइड एंड बी इनसाइड के, अब हम उनको प्लॉट करेंगे यूजिंग अ ग्राफ। देखिए ये थी एक्स एक्सिस एंड दिस वाज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को एंड एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस को। हमारे पास रेडियस क्या था सिलेंड्रिकल वायर का, ए, और इनसाइड की जो मैं बात करी थी तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मतलब जैसे जैसे मेरे पास आर इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी सरफेस तक, लाइक दिस। ये क्या वैल्यू होती है मेरे पास, बी मैक्सिमम, ठीक है। मतलब ये ग्राफ जाएगा ऐसे। उसके बाद जब मैं आउटसाइड की बात करूंगी तो आउटसाइड में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये डिक्रीज कर जाएगा कुछ इस तरीके से। इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS एजुकेशन।